बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बर है इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट से, जिसने तोशाखाना केस इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इसको काबिल समात करार दे दिया। अब इसकी बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी अदालत का जो पहला फ़ैसला है उसको कहा था कि वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने ये फ़ैसला तो कर दिया है कि जी ये केस काबिल समात है तोशाखाना का इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन फ़ैसला कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और जितना तफसीली होना चाहिए और इन जिन सवालात के जवाबात फ़ैसले में होने चाहिए वो मिसिंग है। तो उसके मिसिंग होते हुए फ़ैसला डज़ नॉट रियली मेक दैट लीगल सेंस। ये मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट का, और उसमें उन्होंने फिर केस वापस रिमांड बैक कर दिया था। वो दोबारा आज उसी अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने, जिसने पहले कहा था कि केस काबिल समात है, उसने आज दोबारा कह दिया है कि केस काबिल समात है। अब तफसीली फ़ैसला जब आएगा तो मैं उसको पढ़ूंगा, तो फिर उसके मुताबिक एक और वीलॉग कर लेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला था जिसमें उन्होंने केस रिमांड किया था इसी कोर्ट को, तो उन्होंने उसमें बाकायदा तौर पे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए थे, बाकायदा तौर पे सवालात दर्ज किए गए थे उसके अंदर के ये इश्यूज़ हैं या ये कानूनी सवाल हैं, क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, जो कि अदालत ने पहले फ़ैसले में एड्रेस नहीं किए केस को काबिल समात देते हुए। तो अगर आप केस को काबिल समात दे रहे हैं, इन सवालात को एड्रेस करना, इनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर पहले अपनी फ़ाइंडिंग दीजिए ताकि हमें पता लगे कि इन फाइंडिंग्स या किन फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर आपने केस को काबिल समात कहा है। उसके बाद जब वो आपकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, उसके बाद अगर कोई पार्टी उसमें मुतमिन नहीं होगी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपील या रिविज़न के ज़रिए से आ सकती है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था और उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट इसका फ़ैसला करे। अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो आज की हेयरिंग में अवेलेबल नहीं थे। दूसरे वकील बैरिस्टर गौहर खान साहब अवेलेबल थे और उन्होंने जज साहब जो हुमायूं दिलावर हैं, एडिशनल सेशन जज इस अदालत के, उनको कहा कि ख्वाजा हारिस साहब की क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मेहरबानी करें, आप इलेक्शन कमीशन के वकील को बेशक सुन लीजिए, हमें आप 10 तारीख को सुन लें, यानी कि मंडे को। तो जज साहब का जो रिमार्क्स हैं उसके ऊपर और जिस तरह से ये रिपोर्ट हुआ है, मैंने ये पूरी ख़बर पढ़ी है, तो उससे लगता ही है कि जज साहब के काफ़ी हद तक जैसे आसाब पे सवार है ये केस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरी कौम की नज़रें तोशाखाना केस के ऊपर हैं और मेरी अदालत का बाकी काम रुक गया। तो ये अगर किसी जज के ऊपर प्रेशर होना कि पूरी कौम की नज़रें, पहली बात तो ये कि जज को ऐसा प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए कि एक बंदे की नज़र है या 10 बंदों की नज़र है या पूरी कौम की नज़र है, क्योंकि जब आप नज़रों के बारे में सोचते हैं ना कि फ़लाने की भी नज़र है तो फ़लाने की भी है तो फ़लाने की भी है, तो बहुत ईजी होता है आपका इन्फ्लुएंस होना, और जज का तो इन्फ्लुएंस होना बिल्कुल नामुनासिब है और बल्कि गैर कानूनी है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम भी सुनते ही हैं, हमें वैसे तो 16 साल हो गए वकालत करते हुए, लेकिन हमने भी सुना है कि 1960s या 70s में जो जज साहिबान होते थे, मिसाल के तौर पे जस्टिस कॉर्नेलियस की मिसाल दी जाती है, कुछ देर के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे, तो जस्टिस कॉर्नेलियस या इस तरह के कुछ जज साहिबान जो हैं वो अखबार नहीं पढ़ते थे, क्योंकि अखबार पढ़ने से वो कोई तासुर ऐसा उस केस के हवाले से ले लें जो केस उनके सामने आया हुआ है, तो वो उस केस के मेरिट्स पर असरअंदाज हो सकता था। इस वजह से वो लोग अखबार नहीं पढ़ते। जज साहिबान जो है वो बाहर भी नहीं जाते थे, ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करते थे गैदर। तो ये एक ट्रेडिशनली एक क्लासिकल रोल रहा है जज का। लेकिन अगर किसी जज को ये फ़िक्र लाहक हो कि पूरी कौम की नज़रें इस केस के ऊपर हैं, तो फिर तो बहुत सारे प्रेशर्स अंदर ऐड हो जाते हैं ना। मिसाल के तौर पे फ़लाना भी देख रहा है, फ़लाना भी देख रहा है, भाई आप बिल्कुल इससे मुबर्रा हो जाए। जज जो है ना, जज मुनसिफ जो है ना, उसका जो देखें, जज एक बंदे की नज़र है या 10 बंदों की नज़र है, किसी अमीर की नज़र है, गरीब की नज़र है, ताकतवर की नज़र है, कमज़ोर की नज़र है, पूरी कौम की नज़र है या किसी की नज़र नहीं है, जज का ऐसे सोचना बनता ही नहीं है। जब जज ऐसे सोचना शुरू कर देना कि क्योंकि सबकी नज़र है तो लिहाजा मैंने उनकी उम्मीदों पर, क्योंकि इंसाफ जो है ना वो किसी की उम्मीद पर पूरा उतर के नहीं किया जा सकता। इंसाफ का सबसे पहला तकाजा ऑब्जेक्टिविटी है कि आप ऑब्जेक्टिव हो जाएं, डोंट बी सब्जेक्टिव। बाकायदा तौर पे कानून में LLB पार्ट 1 में ही हमें बताया जाता है द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, एंड जज इज सपोज टू बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसने
किसी ख़ास मखसूस नज़रिए से या जाविये से केस को नहीं देखना होता, किसी ख़ास ऐनक से नहीं देखना होता, किसी ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना होता, या किसी से मुतासिर होकर नहीं देखना होता, या वो खुद क्या सोचता है ज़ाती तौर पे उस केस के मुल्ज़िम के हवाले से या उस केस के हवाले से या उसके मेरे, ये भी नहीं देखना होता। उसने ये देखना होता है कि रिकॉर्ड क्या बताता है, एविडेंस क्या कहता है, फाइल क्या कहती है। ये है ऑब्जेक्टिविटी, कि अगर रिकॉर्ड में, मेरिट्स में, कानून में गुंजाइश है किसी भी हवाले से, तो उसके मुताबिक उसने चलना है। उसने अपनी सोच या राय या किसी की उम्मीद या किसी की नजरों के मुताबिक नहीं चलना। तो अब जज साहब का ये जो रिपोर्ट हुआ है ना जी, ऑब्जर्वेशन की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी कौम की नजरें, मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने, जज का कहना था कि ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, इनसे इस तरह का रवैया तवक्के नहीं किया जा सकता था। तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नज़र है। तोशाखाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए हैं। आज के अलावा आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब बात यह है कि वो जो इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौर साहब वहाँ पे अदालत में मौजूद थे, वो रिपोर्टेडली कह रहे थे कि 12 तारीख तक सर आपके पास टाइम है। आपको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन दिए हैं तो 12 तारीख तक टाइम है। तो आप मंडे को हमारे सुन लें, 10 को हमारी सुन लें। 10 तक वो एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर मिसाल के तौर पे बात सुन ली जाती और मान लिया जाता और 10 तक एडजर्न कर दिया जाता तो भी 7 दिन के अंदर फैसला सुनाया जा सकता था। अब क्या हुआ है कि अब ख्वाजा हारिस की बहस तो सुनी नहीं गई, बिकॉज ख्वाजा हारिस वॉज नॉट देयर। उन्होंने, जज साहब ने बोला जी 11:30 बजे फैसला होगा, 11:30 बजे तक वकील को बुला लें और वो बहस कर दे, वरना मैं फैसला कर दूंगा। इसके ऊपर एक फ्रेज है हमारे लॉ में, हमें पढ़ाया जाता है दैट जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। जैसे है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ में ताखीर दरअसल इंसाफ से इनकार है। इसी तरह जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, यानी कि जब आप इंसाफ करने में तेजी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो फिर आप इंसाफ को दफना देते हैं, ठीक है, या उसको क्रश कर देते हैं, या दबा देते हैं या दफना देते हैं। ये इन दोनों का, तो कहने का मकसद यह है कि अदालत जो है उसने एक तवाजुन बरकरार रखना होता है। ना डिले होना चाहिए और ना जल्दबाजी होना चाहिए, बीच में कहीं, और बीच में जो बैलेंस है उसका तकाजा ये है कि आप तमाम पार्टीज को सुने तो सही। मतलब कि मुझे हैरानगी इस बात पर हुई है, तोशाखाना के मेरिट्स के ऊपर मैं अपनी राय तो पहले दे चुका हूं कि तोशाखाना के हवाले से मैं क्या समझता हूं, लेकिन सिर्फ इस आज की डेवलपमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे हैरानगी इस वजह से हुई है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब को कहा है कि साईं आपने पहले जो फैसला सुनाया ना, उस फैसले में आपने कानून की डिस्कशन ठीक नहीं की। ये कानूनी सवालात थे जिनके आपने जवाब दिए बगैर फैसला सुना दिया, तो मेहरबानी करें ज़रा तफसील में जाके इन कानूनी सवालात के जवाबात देकर फिर फैसला सुनाएं। तो बजाय इसके कि वो तफसील में जाते और डेप्थ में जाते और फिर फैसला सुनाते, उन्होंने तो इमरान खान के वकील को सुना ही नहीं आज और फैसला सुना दिया। यानी कि उन्हें इतना प्रेशर था इस बात का कि पूरी कौम की नज़र है, या इस बात का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 7 दिन दिए हुए हैं, तो लिहाजा फौरी तौर पे मैंने आज ही इसका फैसला करना है। हालांकि अभी अगर उसमें 12 जुलाई तक टाइम था या 10 जुलाई तक भी टाइम था तो आप उसको कर सकते थे, वकील को सुन तो लेते ना, उसकी बहस तो। अब आपने, मतलब कि सीनियर वकील है इमरान खान, सारा मकसद ही फौत हो गया दोबारा। अब फिर इस चीज़ को PTI के जो वकील हैं इमरान खान साहब के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी बुनियाद पर चैलेंज करेंगे कि सर हमें तो सुना भी नहीं है और हमें सुने बगैर फैसला सुना दिया। अच्छा, उसमें यह कहा जा सकता है अदालत की तरफ से कि 2 दिन से ख्वाजा हारिस साहब नहीं आ रहे थे, तो 2 दिन से अगर नहीं आ रहे थे तो क्या उन 2 दिन दो समातों में नहीं आ रहे थे, तो क्या उन 2 समातों में कोई 2 साल गुजर गए? यानी कि इधर एक तरफ तो सालों के हिसाब से केसेस लगते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हाई कोर्ट में अगर एक अपील लाहौर हाई कोर्ट में आप फाइल करते हैं ना मर्डर केस में, तो हाई कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि 15 दिन के अंदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाई कोर्ट टू टेक अप दैट अपील, यानी कि 15 दिन में, 2 हफ्ते में हाई कोर्ट ने उस अपील को टेक अप करना है, यानी कि उसको सुनना है। लेकिन आपको पता है 4 से 5 साल हाई कोर्ट सुन ही नहीं पाती है क्योंकि बारी नहीं आती है। तो एक तरफ तो यह सिस्टम है कि जो काम 15 दिन में कानून कहता है होना चाहिए वो आप 4 साल नहीं सुनते हैं,
और 4 साल बाद या 5 साल बाद सुन के अगर आप कहते हैं कि अच्छा ये तो सज़ा गलत हुई थी तो अब इसको बरी किया जाता है, तो उस बंदे के 5 साल वापस नहीं हो सकते। उसके घर वालों ने जिस कर्ब में पिछले 5 साल गुजारे और उनका घर का जो जो कुछ बिक गया होता है, क्योंकि इंसाफ हासिल करना कोई आसान तो नहीं है, वकला की फीस से अदालतों के चक्कर, तो वो तो नहीं रिवर्स हो सकता। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि ये डिले होता है, और दूसरी तरफ 2 तारीखों पे अगर, और ख्वाजा हारिस की रेप्यूटेशन एज अ प्रोफेशनल लॉयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, आई टेल यू। और ये ख्वाजा हारिस सिर्फ इमरान खान के वकील नहीं है, ये पिछले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब जो हैं पिछले से पिछले दौरे हुकूमत में उनकी हुकूमत में होते हुए उनके ऊपर जब नैब के केसेस और पैनामा वगैरह ये चले थे तो ख्वाजा हारिस उनके भी वकील थे। तो ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर, और अगर वो दो दिन नहीं आ सके हैं और उसमें कोई 2-3 दिन ही गुजरे हैं, तो 10 तारीख तक का वक्त देने में मेरे ख्याल में अदालत के लिए कोई नामुनासिब बात नहीं थी, क्योंकि इंसाफ का तकाजा भी तो पूरा करना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी थी, और फिर एक स्पीकिंग डिटेल्ड ऑर्डर देना था जिसका बुनियादी तकाजा इन द फर्स्ट प्लेस ये था कि पार्टीज को दोबारा सुन लिया है तफसील से, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं, वो तो आपने सुना ही नहीं। और इतनी जल्दी और इतना आपके आसाब पे ये चीज़ सवार थी कि पूरी कौम की नज़रें हैं, और दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में कहा था, तो मैंने तो ये तो जब इस तरह से कोई जज साहब कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं और फैसला करते हैं, तो वो मामला जो है ना वो फिर आपको पता है कि ऊपर जाके चैलेंज होते हैं और अक्सर वो फिर रिवर्स होते हैं, और ये केस तो पहले ही एक दफ़ा रिवर्स हो चुका हुआ है। तो ये डेवलपमेंट आज की है, और इसमें एक मैं देख रहा था कि जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया, जिस पर इमरान खान के वकील का कहना था कि हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया, हाई कोर्ट ने हमें सुनने के लिए आपके पास भेजा है। बात तो ठीक है कि उन्होंने जब शुरू में बड़ी शोर डला था, खबर डली थी, खुशी मनाई जा रही थी कि जी वो पीटीआई की तरफ से कि जी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस नाकाबिल समात करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो मैंने जब फैसला पढ़ा मैंने कहा ये तो खबर दुरुस्त रिपोर्ट ही नहीं हो रही मीडिया के ऊपर। उन्होंने नाकाबिल समात करार नहीं दिया, उन्होंने रिमांड किया वापस ट्रायल कोर्ट को कि तफसीली फैसला दें कि काबिल समात है या नाकाबिल समात है। तो ज़ीरो बैक टू स्क्वायर वन चीज़ें चलेंगी, मैंने तो तभी कहा था। तो ये बात दुरुस्त है। तो वो फिर वकील साहब जो हैं उन्होंने कहा जी 12 जुलाई तक वक्त है, जल्दी में फ़ैसला किया तो नाइंसाफ़ी होगी। ये इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौर खान वहाँ पे जज साहब को कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल डेवलपमेंट यही है, पेशरफ्त यही है इस केस में कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस को काबिल समात करार दे दिया इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल को सुने बगैर। ये ख़बर है और उसका जो तज्ज़िया है वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं कि IMF जो है उसकी जो मुलाकात हुई है कल इमरान खान से, इमरान खान ने उसके बाद फिर मीडिया टॉक करते हुए बताया कि जी उनके साथ क्या मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने मिसाल दी है कि मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि मईशत ठीक चले और ताकि IMF का पैसा भी वापस हो, तो उसके लिए इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, इलेक्शंस बड़े ज़रूरी हैं। आज ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि इमरान खान साहब ने IMF से पूछा है कि आपके पास क्या ज़मानत, आपके पास क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे, जिसके ऊपर IMF की टीम ने इमरान खान को जवाब दिया है कि हम ज़मानत तो नहीं दे सकते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे, लेकिन यह है कि उन्होंने वो डिवीज़न बताई है $3 अरब की, जो 9 महीने में IMF ने इमरान खान साहब को कहा है कि पाकिस्तान को हम देंगे, जिसमें $1 अरब मौजूदा हुकूमत को अभी देंगे, $1 अरब निगरान हुकूमत को देंगे और $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत को देंगे। तो ये डिवीज़न उन्होंने इमरान खान साहब को जाके बताई है और उनको एतमाद में लिया है। और दूसरी तरफ ये है कि जो मामलात हैं वो वैसे ही हैं, ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें कोई तब्दीली ख़ास होती हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही है, और अगर चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। अगर इसी तरह आगे चलेंगी तो फिर चीज़ें सर्टनली मुल्क के लिए जो इस्तेहकाम वाली बात है वो दुरुस्त है कि वो इस्तेहकाम अगर नहीं होगा तो मामलात ठीक नहीं हो सकते।
ये जो इमरान खान ने कल IMF से मुलाकात, वफ्द से मुलाकात करने के बाद मीडिया टॉक किया, तो उसमें उन्होंने जो मिसाल दी है ना, उन्होंने कहा कि IMF से हमने ये कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी टीम की जो बात हुई है, हमने ये कहा है कि $3 अरब अगर आप पाकिस्तान को देते हैं तो बिल्कुल ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। अब क्योंकि कैंसर का जो मर्ज़ है उसको डिस्प्रिन से तो उसका इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए सर्जरी चाहिए होती है, और सर्जरी जो होती है वो तकलीफ़ दे होती है। और क्योंकि आप जिस्म को काट कर फिर कैंसर बाहर निकालते हैं, तो उसको जड़ से निकाल कर ही बाहर जब फेंका जाता है तो कैंसर ख़त्म हो सकता है इंसान के जिस्म में, और ये प्रोसीजर बड़ा तकलीफ़ दे। तो मिसाल वैसे बड़ी सही दी है इमरान खान कि अगर आपने मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को मसाइल से आज़ाद करना है, या पाकिस्तान तो ये एक दफ़ा टफ़ डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे, और टफ़ डिसीजंस टफ़ होते हैं, तकलीफ़ दे होते हैं, और जो गंद निज़ाम में है करप्शन का या दीगर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं इस निज़ाम में घुसी हुई हैं, उसको एक दफ़ा उठाकर गंद को अगर बाहर फेंकना है तो उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है, और सर्जरी वही कर सकता है जो कि सर्जन है। और सर्जन जो है उसके अलावा अगर कोई मिसाल के तौर पे नीम हकीम या फिर ना तजर्बेकार शख्स सर्जरी करेगा तो वो सर्जरी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो अब वो सर्जन कौन होगा, उसके ऊपर मरीज़ का कॉन्फिडेंस या एतमाद होना चाहिए। वो मरीज़ अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करता है ना कि मैं अपनी सर्जरी अगर ऑपरेशन कराना चाहता हूँ तो वो इससे कराना चाहता हूँ। ये तो नहीं होता कि खुद से उसे कहा जाए कि नहीं, हम जो कहेंगे वो तुम्हारा ऑपरेशन करेगा मिसाल के तौर पे। तो वो इट इज़ द राइट ऑफ द पेशेंट टू डिसाइड अबाउट द डॉक्टर कि किससे मैं अपनी सर्जरी कराना चाहता हूँ। तो उसके बाद सर्टनली वो मरीज़ अपने आप को सुपुर्द करता है अल्लाह के बाद उस डॉक्टर्स के हाथों में, और वो उसको एनेस्थीसिया देता है। उसे पता है कि अब मुझे एनेस्थीसिया देगा, मैं तो बेहोश हूँ, फिर मैं पड़ा हूँ, फिर ये मेरे जिस्म के साथ चीर फाड़ करेगा, उसको काटेगा, लेकिन वो जो काट रहा होगा वो मेरी भलाई के लिए काट रहा होगा। सो वो अपना कंसेंट देता है कि ठीक है एनेस्थीसिया होगा, मैं बेहोश होऊंगा, उसके बाद मेरी सर्जरी होगी। उसके लिए अंधा एतमाद ज़रूरी है। तो वो अब जिस पे एतमाद होगा उससे तो मरीज़ शायद सर्जरी करा ले, लेकिन जिस पे एतमाद नहीं होगा उससे सर्जरी ज़ाहिरी बात है करवाते हुए मरीज़ घबराता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस्तेहकाम वाली जो बात है वो दुरुस्त है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे, और आना चाहिए। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।